फ्रेंड्स, ऐसा कौन है जो सुंदर नहीं दिखना चाहेगा, लेकिन ये सुंदर दिखने का नशा किसी इंसान के लिए कितना नुकसानदायक और ख़तरनाक हो सकता है, ये देखेंगे हम आज की इस कहानी में। सुंदर दिखने की चाह रखने वाली एक औरत सुंदर दिखने के लिए दुनिया भर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ साथ कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई कर देती है, लेकिन उसे इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता और अंत में वो अपने साथ कुछ ऐसा करती है जिसका रिजल्ट आता है इतना भयानक कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, 2022 में रिलीज्ड इस मूवी का नाम है फेसलिफ्ट। मूवी की शुरुआत में हम वर्जीनिया नाम की इस औरत को देखते हैं। वो अपनी बढ़ती उम्र की वजह से बहुत परेशान है और अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वर्जीनिया अपने दिन की शुरुआत अपने फेस की क्लीनिंग के साथ करती है, वो भी अपने ही यूरिन से। आप समझ सकते हैं कि इस औरत की मानसिकता किस लेवल पे पहुंच चुकी है। और इसके बाद वो दिन भर अलग अलग तरह के जूस पीती और दुनिया भर के प्रोडक्ट्स लगाती रहती और सुंदर दिखने के लिए उसे जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उन्हें अपने ऊपर अप्लाई करती रहती है। क्या पता कब कौन सी ट्रिक काम कर जाए। उसकी बेटी फे कई बार उसे इस तरह के काम करने से रोकती है। फे को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी मॉम उम्र बढ़ने की इस नेचुरल प्रोसेस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाती, लेकिन उसे ये भी पता है कि आखिर उसकी मॉम अपनी बढ़ती उम्र को कम क्यों करना चाहती है और क्यों वो इतना सुंदर दिखने के पीछे पड़ी हुई है। दरअसल वर्जीनिया बर्नी नाम के अपने एक पड़ोसी को पसंद करती है और वो इस बारे में इतनी सीरियस है कि घंटों अपनी खिड़की पे खड़ी होकर वो बर्नी को ही देखती रहती है, लेकिन उसके सामने जाके अपने दिल की बात बोलने की उसमें हिम्मत ही नहीं है। फे अपनी मॉम को एनकरेज करने के लिए बर्नी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है कि जल्द ही बर्नी का डाइवोर्स होने वाला है और बर्नी हर फ्राइडे को एक लोकल पब में वाइन पीने के लिए जाता है। ये सारी बातें सुन के वर्जीनिया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इससे अच्छा मौका उसे और नहीं मिलेगा। खैर, नेक्स्ट फ्राइडे वो जितना हो सके अपनी ढलती उम्र को मेकअप से छुपा के और अच्छे से रेडी होकर उसी पब में जाती है जहाँ बर्नी जाया करता है और उस पब में बैठ के वो बर्नी का इंतजार करती है। लेकिन अपने नर्वसनेस की वजह से वो बार बार अपने पर्स से एक छोटा सा मिरर निकाल के अपना मेकअप चेक करती रहती है। वो बहुत देर तक वहाँ बर्नी का इंतज़ार करती है, लेकिन उस दिन बर्नी को वहाँ आने में बहुत देर हो जाती है। फाइनली कुछ घंटों बाद बर्नी वहाँ आता ज़रूर है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड कैसी के साथ। दोनों को एक साथ देख के वर्जीनिया बहुत अपसेट हो जाती है, लेकिन कैसी को गौर से देखने के बाद उसे याद आता है कि कैसी को वो पहचानती है और दोनों ही क्लासमेट थे। ये याद आने पर वो और भी हैरान हो जाती है क्योंकि कैसी उसकी एज की होने के बावजूद वो उससे कम से कम 20 साल छोटी दिख रही है। वर्जीनिया कैसी की सुंदरता देख के खुद को रोक नहीं पाती और उससे पूछती है कि उसकी इस सुंदरता के पीछे क्या राज है। उसका सवाल सुन के कैसी उसे बोलती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे सारी सच्चाई बोलूँगी और शर्त ये है कि तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम आज के बाद से बर्नी का पीछा छोड़ दोगी। उम्र के इस पड़ाव में इस तरह की बातें सुन के वर्जीनिया को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वो ये अच्छे से समझ गई है कि बर्नी कभी भी उसका नहीं हो सकता, इसीलिए वो कैसी की शर्त मान लेती है। इसके बाद कैसी उसे एक डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड देती है। विजिटिंग कार्ड मिलते ही वर्जीनिया बिना देरी के अगले ही दिन डॉक्टर के पास जाती है। वहाँ उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो अपने आप को कितना नापसंद करती है। वो किसी भी तरह अपने चेहरे को बस बदलना चाहती है। उसे एक ऐसा चेहरा चाहिए जिससे कि वो अपने आप को प्यार कर सके। डॉक्टर पर्ल को वर्जीनिया की इस तरह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो ऐसी डॉक्टर नहीं है जो सिर्फ पैसों के लिए अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती हो। वो वर्जीनिया को बोलती है कि पहले आपको अपने आप को प्यार करना होगा, आपको यकीन करना होगा कि आप अभी भी बहुत सुंदर हैं। सिर्फ उम्र की वजह से आपके चेहरे पे कुछ लाइंस ऐड हुई है, लेकिन आपके अंदर की सुंदरता अभी भी बरकरार है और जब तक आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगी तब तक कोई भी आपको सुंदर नहीं बना सकता। वर्जीनिया को डॉक्टर पर्ल की ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद डॉक्टर वर्जीनिया को ट्रीटमेंट की सारी फॉर्मेलिटीज़ के बारे में बोलती है। वर्जीनिया को ट्रीटमेंट का प्रोसेस तो पसंद आता है, लेकिन इसका खर्च जान के वो थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि इस ट्रीटमेंट का खर्च वर्जीनिया के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। इसके बाद वो अपने घर आके अपने मैनेजर से लोन लेने के बारे में बातें करती है। मैनेजर उसे तुरंत ही इस तरह का लोन लेने के लिए मना कर देता है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे लोन्स हैं। दरअसल वर्जीनिया के हस्बैंड ने मरने से पहले बहुत सारे लोन लिए थे और उन लोन्स का बोझ अभी भी उनके ही ऊपर है और अब अगर वो कोई भी लोन लेती है
तो ये बचा खुचा घर भी उसके हाथ से निकल जाएगा। मैनेजर के ये सारी बातें सुन के वर्जीनिया बहुत परेशान हो जाती है और वो सारी रात सोचती रहती है कि उसे इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए या नहीं। उसी समय उसकी नज़र बर्नी की खिड़की पे पड़ती है। वो देखती है कि बर्नी और कैसी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उधर कैसी की भी नज़र वर्जीनिया पे पड़ती है और वो उसके मुंह पे ही खिड़की बंद कर देती है। इस घटना से वर्जीनिया को बहुत इंसल्ट फील होती है। वो सोच में पड़ जाती है कि क्या वाकई वो ये सब डिजर्व करती है। वो सोचती है कि अगर वो कैसी जैसी सुंदर और जवान होती तो बर्नी ज़रूर उसका होता। फाइनली वो लोन लेने का फैसला करती है, वो भी अपनी बेटी को बिना बताए ही। और इसके बाद शुरू होता है उसका ट्रीटमेंट। डॉक्टर पर्ल उसके फेस के साथ साथ उसके हाथों का भी ट्रीटमेंट करना चाहती है, क्योंकि वो अपनी क्रिएशन को इनकम्प्लीट देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पहले तो वर्जीनिया को थोड़ी हेजिटेशन होती है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा किसी ट्रीटमेंट के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये उसके फेस ट्रीटमेंट में ही इंक्लूडेड है, तब वो बहुत खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि वर्जीनिया ऑपरेशन के लिए बहुत घबराई हुई है, क्योंकि आज तक उसे कभी भी इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। और जब उसे ऑपरेशन बेड पर लिटाया जाता है, तब बेहोश होने से पहले उसे कुछ अजीब सा फील होता है। उसे सुनाई देता है कि डॉक्टर पर्ल अपने असिस्टेंट के साथ किसी दूसरी लैंग्वेज में बातें कर रही है। ये काफ़ी हद तक मंत्र पढ़ने जैसा लग रहा है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सोचती रहती है कि क्या ये सच है या बस उसकी हेलुसिनेशन, और ये सब सोचते हुए वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, तब हम देखते हैं कि उसके चेहरे और हाथों पे बैंडेजेस बंधे हुए हैं और उसे हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। और 1 वीक के बाद हॉस्पिटल जाके उसे ये बैंडेजेस खुलवाना होगा। लेकिन ऑपरेशन के बाद उसे अपने चेहरे और हाथों में बहुत पेन होने लगता है। दर्द बर्दाश्त ना होने पर वो पेन किलर खाने के बारे में सोचती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। उधर वर्जीनिया की बेटी फे को इस ऑपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। घर आके जब वो अपनी मॉम को इस हाल में देखती है, तब वो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वर्जीनिया ने उसे इस ऑपरेशन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। इसीलिए अपनी मॉम को इस हाल में देखने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उधर उनका मैनेजर उनसे पुराने लोन्स को चुकाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इस वजह से वर्जीनिया पहले ही परेशान थी और इन सब बातों को लेकर दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। और गुस्से में वर्जीनिया फे को याद दिला देती है कि फे उसकी सौतेली बेटी है, और ये बात सुन के फे को भी बहुत गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वो अपने घर से चली जाती है। असल में दोनों के बीच कोई भी बायोलॉजिकल रिलेशन ना होने पर भी दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। इसीलिए फे को अपनी मॉम की ये सारी बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन दोनों ही इस बात को अच्छे से जानती है कि वर्जीनिया ने फे को जो कुछ भी कहा उसने दिल से नहीं कहा है। उसके चेहरे और हाथों में इतना दर्द हो रहा था कि पेन और स्ट्रेस में उसके मुंह से ये सब निकल गया। उधर फे के जाने के बाद वर्जीनिया को कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। उसे अपने चारों ओर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। उसे लगता है कि वो चीज़ उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही एक काली परछाई उसके कानों के पास आके कुछ बोल भी रही है। डर के मारे वो पागल सी हो गई है और रेंगते हुए वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अंधेरा उसका पीछा किसी भी तरह नहीं छोड़ रहा था। उसी समय किस्मत से वहाँ फे आ जाती है और उसके आते ही ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। वर्जीनिया सोचती है कि शायद वो सब उसकी हेलुसिनेशन थी, इसीलिए उस रात को वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती है। इसके कुछ दिनों तक फे अपनी मॉम की देखभाल करती है, लेकिन पता नहीं क्यों वर्जीनिया उसे कुछ अलग लगती है। उसे समझ नहीं आता कि फेसलिफ्ट से उसे इतना पेन क्यों हो रहा है। वो सोचती है कि फेसलिफ्ट में इतना पेन होना उसने कभी नहीं सुना था और इतने थिक बैंडेजेस की भी क्या ज़रूरत है। इसके साथ ही वर्जीनिया के चेहरे पे भी बैंडेजेस के ऊपर से ही काफ़ी सोइलिंग दिख रही है। वर्जीनिया के कुछ ना बोलने पर भी वो समझ रही थी कि उसके बोन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है। वर्जीनिया जब डॉक्टर से इस पेन के बारे में पूछती है, तब डॉक्टर उसे बोलती है कि ये बहुत नॉर्मल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर फे के लिए थोड़ी परेशान है। डॉक्टर उसे बोलती है कि फे के नेगेटिव थॉट्स वर्जीनिया के ट्रीटमेंट पर बुरा असर डाल सकती है और ज़्यादा स्ट्रेस लेने से उसके ट्रीटमेंट का ये प्रोसेस स्लो हो सकता है। इसीलिए वो वर्जीनिया को एक ऑफ़र देती है। वो वर्जीनिया को बोलती है कि समंदर किनारे उनका एक रेस्ट हाउस है, जहां नेक्स्ट वीक वो अपने सारे पेशेंट्स और कलीग्स को लेकर एक गेट टुगेदर करने वाली है, जहां सारे डॉक्टर्स और नर्सेज भी मौजूद रहेंगी। अगर वर्जीनिया चाहे तो कुछ दिनों के लिए वो वहां रह सकती है, क्योंकि सपोर्टिव लोगों के करीब रहने से उसे थोड़ा अच्छा लग सकता है।
साथ ही वो उसे बोलती है कि इन सब के लिए उसे पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, ये वर्जीनिया के लिए एक फ्री सर्विस होगी। लेकिन ये सब कुछ सीक्रेट है और वर्जीनिया इस रेस्ट हाउस के लोकेशन को भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती है। इस ऑफर को पाते ही वर्जीनिया खुशी खुशी राजी हो जाती है। लेकिन जब फे को इस बारे में पता चलता है तब वो अपनी मॉम को वहाँ जाने के लिए मना करती है, लेकिन वर्जीनिया किसी भी तरह उसकी बातें नहीं मानती। फे उसे बोलती है कि डॉक्टर पर्ल पे उसे पता नहीं क्यों भरोसा ही नहीं होता है। उसने डॉक्टर पर्ल के बारे में थोड़ी छानबीन भी की है। इससे उसे पता चला है कि डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है, बल्कि उसके नाम पे कुछ केस भी चल रहे हैं। फे का शक तब और भी बढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि उस रेस्ट हाउस का लोकेशन भी सीक्रेट है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वहाँ क्या चलता है जिस वजह से वो जगह इतना सीक्रेट है। इन सब के बाद भी वर्जीनिया उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और उस दिन डॉक्टर पर्ल का एक आदमी वर्जीनिया को उस रेस्ट हाउस में पहुंचा देता है, जो कि शहर से बहुत दूर है। वहां पहुंच के वर्जीनिया देखती है कि वहां मौजूद सारे लोग बहुत सुंदर है और डॉक्टर पर्ल पहले से ही वहां मौजूद है। वर्जीनिया को वहां देख के वो बहुत खुश होती है और उसे इम्पोर्टेंस देते हुए डॉक्टर उसके पास आती है और उससे बातें करती है। वो उसे बोलती है कि आज रात को ही वो उसके बैंडेजेस को खोल देगी, वो भी सभी के सामने, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वर्जीनिया बहुत सुंदर दिखेगी। वो उसे बोलती है कि तुम इतनी सुंदर दिखोगी कि तुम्हें अपने आप से जो भी शिकायतें थी वो सब पानी में मिल जाएगा और तुम अपने आप को प्यार करने लगोगी। दूसरी तरफ फे अपनी मॉम को लेकर बहुत टेंशन में है, इसीलिए उसकी मॉम जिस कार से यहाँ आई थी वो उसी कार की डिग्गी में बैठ के वहाँ पहुँच गई है। उसे यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं लगता, इसीलिए वो यहाँ भी वर्जीनिया को अलर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन वर्जीनिया तक पहुँचने से पहले ही कोई आदमी पीछे से आके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद शाम को जब सभी के सामने फे को लाया जाता है तब उसे बचाने के बदले वर्जीनिया उसके साथ और भी बुरा बर्ताव करती है। वो बोलती है कि ये लड़की मेरी सौतेली बेटी है, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आई है। वर्जीनिया सुंदर दिखने की चाह में इतना खो गई है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर पर्ल अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को फे को यहाँ से ले जाने के लिए बोलती है। इसके बाद शुरू होता है असली गेम। कुछ लोगों की मदद से डॉक्टर पर्ल धीरे धीरे वर्जीनिया के चेहरे और हाथों से बैंडेजेस हटाना शुरू करती है और जब फाइनली सारा बैंडेज खुल जाता है तब वहाँ मौजूद सभी बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से सभी क्लैपिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वर्जीनिया आईने में अपने आप को देखती है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि वो ये सब क्या देख रही है, कहीं ये सपना तो नहीं है। उसका चेहरा तो पहले से भी खराब हो गया है और वो देखने में भी काफी भयानक लग रही है, बिल्कुल एक पिग के जैसी दिख रही है। वो घबराकर वर्जीनिया चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वहाँ मौजूद सभी का ध्यान है डॉक्टर पर्ल की तरफ। वो एक गेम के बारे में बातें करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ मौजूद सारे लोग किसी देवता की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि उनके देवता को खुश करने से उन्हें ब्यूटी और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और देवता को खुश करने के लिए हर साल उन्हें एक इंसान की बलि देनी होती है और वो इंसान देखने में एक पिग जैसा हो। और वर्जीनिया को देखते ही वो समझ गई थी कि इससे वो अपना काम कर सकती है क्योंकि वो अपने आप को बदसूरत समझती है, साथ ही वो अपने आप को पसंद भी नहीं करती है। इसीलिए इसे बलि का बकरा बनाना बिल्कुल आसान है। पर्ल वर्जीनिया को गेम का सारा रूल अच्छे से समझा देती है। वो बोलती है कि यहाँ एक हंट शुरू होने वाला है जिसमें वर्जीनिया का शिकार किया जाएगा और शिकारी हैं वहाँ मौजूद लोग। वो आगे बोलती है कि यहाँ से 2 माइल दूर एक समंदर है और अगर तुम हमसे पहले वहाँ पहुँच गई तो तुम बच जाओगी और अगर तुम वहाँ नहीं पहुँच पाई तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। वर्जीनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो पूरी तरह ब्लैंक हो चुकी थी और स्ट्रेस की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो जंगल की तरफ भागना शुरू करती है और भागते हुए वो एक ड्रेनेज के पास पहुँचती है। ड्रेनेज के दूसरी तरफ उसे समंदर दिखाई देता है। इधर कुछ शिकारी भी वर्जीनिया को ढूंढते हुए हथियार के साथ वहां पहुंचते हैं और एक शिकारी के वार से वर्जीनिया का एक पैर जख्मी हो जाता है और उससे बहुत खून बहने लगता है, लेकिन वो नहीं रुकती। ड्रेनेज से निकल के उसे अपने सामने बर्नी दिखाई देता है। बर्नी वही इंसान है जिसे पाने के लिए वर्जीनिया ने इतना कुछ किया है। बर्नी को देख के वो राहत की सांस लेती है और सोचती है कि शायद बर्नी उसे यहाँ से बचा लेगा, लेकिन उसके दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि बर्नी यहाँ कैसे पहुँचा। लेकिन जब बर्नी अपना हथियार निकालता है तब वो समझ जाती है कि बर्नी भी इसमें शामिल है और उसके साथ कैसी भी है और ये सब कैसी का ही तो प्लान था, वर्जीनिया को इस जाल में फंसाना। थोड़ी ही देर में वहाँ बाकी लोग भी पहुँच जाते हैं
और अब शुरू होता है वो भयानक गेम। वो वर्जीनिया पे बार बार अपने हथियार से वार करते हैं, क्योंकि वर्जीनिया के शरीर से जितना खून निकलेगा उनके देवता उतने ही खुश होंगे। इतने सारे लोगों के इस तरह से वर्जीनिया के ऊपर हमला करने से उसका बहुत सारा खून बह जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सब कुछ शांत होने के बाद फे को वहाँ लाया जाता है। अपनी मॉम की ये हालत देख के वो बहुत रोने लगती है, लेकिन तभी डॉक्टर पर्ल उसे कुछ ऐसा बोलती है जिसे सुनकर उसका सारा दुख एक ही पल में गायब हो जाता है। वो ऐसे हैरान हो जाती है जैसे अचानक उसे अपनी याददाश्त वापस मिल गई हो। डॉक्टर पर्ल उसे बोलती है कि वो भी उन्हीं में से एक है, वो उनकी ही टीम की एक मेंबर है। उसकी नानी और माँ भी इसी टीम का एक हिस्सा थी, और प्रूफ है उसके गले का बटरफ्लाई पेंडेंट जो उसकी मॉम ने उसे दिया था। वो आगे बोलती है कि इसी तरह से जनरेशन बदलते रहते हैं, ये प्रकृति का नियम है। जब फे डॉक्टर की ये सारी बातें सुनती है तब उसका रोना बंद हो जाता है, जैसे उसके अंदर एक नई फे का जन्म हो गया है जिसे कई सालों पहले उसने खो दिया था। और अंत में वो अपने असली अस्तित्व को ही मान लेती है और अपने नए परिवार को भी। और कहानी के अंत में हम एक नई फे को देखते हैं जो अब देखने में बिल्कुल बदल चुकी है। वो पहले से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखने लगी है। उसने एक कॉलेज में एडमिशन लिया है जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। पहले तो वो उस लड़के को इग्नोर करती है, लेकिन उसके हाथ में बने एक बटरफ्लाई के टैटू पे जब उसकी नज़र पड़ती है तब वो समझ जाती है कि ये लड़का भी उन्हीं की टीम का एक मेंबर है। यानी कि दुनिया के हर एक कोने में अब इस टीम का कोई ना कोई मेंबर ज़रूर है, और ये लोग भी ब्यूटी और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें किसी शैतान की ही उपासना क्यों ना करनी पड़े। वो इसमें भी राजी है। साथ ही दिन पर दिन वो सेक्रीफाइस के नाम पे इनोसेंट लोगों की बलि चढ़ाए जा रहे हैं, और इसी के साथ ही सुंदर दिखने की चाह में इनोसेंट लोगों की बलि चढ़ाने की यह रोंगटे खड़ी करने वाली कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।